और मतलब अब हम बात करेंगे कि फ्रांस में नेशनलिज्म कैसे आया। ठीक है, तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। यूरोप में सबसे पहले नेशनलिज्म कहाँ आया? 1789 में आया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ आया। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. आपको याद होगा, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, तो लुइस 16 जो था वहाँ का क्या था? राजा था पहले। ठीक है, द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इनटू द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, कब आए थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। तो वहाँ पर क्या हुआ था? मोनार्ची से सारी की सारी पावर जो थी वो किसके पास चली गई थी? वो ट्रांसफर हो गई थी किसके पास? फ्रेंच सिटीजन्स के पास। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डायनेस्टी। तो रिवॉल्यूशन ने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि जो लोग हैं वही क्या करेंगे? वहाँ की डेस्टिनी को शेप देंगे। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो बहुत स्टार्टिंग से ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने ऐसे बहुत सारे मेजर्स किए थे, ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस की थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें की थी जिसकी वजह से उन सब के बीच में क्या हो, एक ऐसा लगे कि हम सब क्या करते हैं? एक ही जगह पर बिलोंग करते हैं। ऐसी वो क्या चीज़ें थी वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उन्होंने क्या किया था? The idea of la patrie, the fatherland, and le citoyen emphasize the notion of united community enjoying equal rights under a constitution। तो जैसे हमारे यहाँ आइडिया है भारत माता का और हम सब क्या हैं? उसके बच्चे हैं। उसी तरीके से इन्होंने किसका आइडिया करा था? ला पैट्री का। ला पैट्री मतलब ये अपनी कंट्री को क्या मान रहे हैं? फादरलैंड मान रहे हैं और हम क्या हैं? इसके सिटीजन्स हैं। और इससे क्या हुआ था? एक नोशन, एक ऐसी रूल चल गया था कि हम सब क्या हैं? यूनाइटेड कम्युनिटी हैं जो क्या करेंगे? इक्वल राइट्स को इंजॉय करेंगे। किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the formal royal standard। जो पुराना आपका फ्लैग था उसको चेंज कर दिया था। किससे चेंज कर दिया था? द ट्राइकलर से। The Estate General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। जो स्टेट जनरल थे उनको इलेक्ट किया गया था, फिर से इलेक्ट किया गया था। स्टेट जनरल मतलब उनकी क्या होती थी? एक ईस्टेट जनरल मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या होती है? पार्लियामेंट होती है, तो वैसे भी वहाँ पे ईस्टेट जनरल थी, उसको फिर से इलेक्ट किया गया था। किसने इलेक्ट किया था? एक्टिव सिटीजन में। तो जब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था तो हमको पता था एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं? मैन होते हैं जो क्या पे करते थे? मोनार्की को या गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं? जो भी उनको पैसे पे करते हैं या जो भी टैक्स है वो पे करते हैं। और उसको फिर से क्या नाम दे दिया गया था? नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया था। न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए नए गाने बनाए गए थे। ठीक है, ओथ्स ली गई थी। मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड मतलब होता है कि जो भी शहीद थे उनको याद करने के लिए स्मरण उत्सव रखे थे ये लोग। ठीक है, उनको याद करने के लिए क्या करने लगे थे? दिन रखने लगे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गांधी जी का शहीद दिवस मनाते हैं उस तरीके से। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। सब किस लिए कर रहे थे? कि हमको क्या बनाना है? एक राष्ट्र बनाना है। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन टेरिटरीज। तो एक नया सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रखा गया था और उसके लिए क्या गए थे? लॉज बनाए गए थे। सबके लिए लॉज बनाए गए थे जो क्या थे? सारे सिटीजन के लिए सेम थे। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures were adopted। जो internal custom duty थी उसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। और जो ड्यूज थे उनको भी क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट है और मेजर्स था उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बात करें, फ्रांस में ही बात करें हम, तो हो सकता है कहीं पर मीटर यूज़ किया जाता हो, कहीं पर फिट यूज़ किया जाता हो। लेकिन क्या हुआ कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तब बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि एक जैसा सिस्टम आप चलने दो, ऐसा हो गया था। स्टैंडर्ड सिस्टम उन लोगों ने वहाँ पर रख लिया था। रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो जो रीजनल डायलेक्ट थे उनको हटा दिया गया था और जो फ्रेंच थी जो कहाँ पर बोली और लिखी जाती थी? पेरिस में, उसको बना दिया गया कॉमन लैंग्वेज किसका? नेशन का।
The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका ऐसा मानना था कि उनका मिशन है और उनकी डेस्टिनी है कि उनको क्या करना है, फ्रेंच नेशन की डेस्टिनी है और मिशन है कि वो क्या करना चाहते हैं, यूरोप के लोगों को तानाशाही से क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं. इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस. इस अदर वर्ड्स में बोला जाए तो वो उनका ऐसा मिशन था कि वो दूसरे जितने भी यूरोप के क्या हैं लोग हैं उनको एक नेशन बनने में हेल्प करना चाहते हैं. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class families began setting up of Jacobin clubs. तो जब ये न्यूज़ थी, जो फ्रांस में जो भी इवेंट्स हो रहे थे, अलग अलग सिटीज़ में पहुंची यूरोप के, तो वहाँ पर स्टूडेंट जो थे और जो दूसरे लोग थे एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिलीज़ के, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए. जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे. Their activities and campaigns prepared the way for French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. तो जो उनकी एक्टिविटीज़ थी किसकी, जैकोबिन क्लब की, उन्होंने क्या करा, हेल्प किया फ्रेंच आर्मीज़ को. वो कहाँ पर मूव कर दी, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में और इटली में. कब पहुँची है, 1790s में. तो अब क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशनरी वॉर हो रहा है. तो इसमें क्या हुआ, फ्रेंच जो आर्मी थी उन्होंने क्या करा, नेशनलिज्म का आइडिया जो था वो फ्रांस से कहाँ पर ले जाना शुरू कर दिया, यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में. ठीक है, अब देखिए, ये देखिए आप एक मैप दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815. कांग्रेस ऑफ वियना क्या हुई थी, जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था बैटल ऑफ वाटरलू, उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी. कांग्रेस ऑफ वियना क्या थी, क्यों थी, वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी ये पढ़ लेते हैं. तो विद इन द वाइड स्वाथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस. अब इन्होंने क्या करा, फ्रांस जो था धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे थे, दूसरे नेशंस में जाने लगे थे, उन पे कब्जा करने लगे थे. तो जैसे जैसे क्या हुआ कि बहुत सारी टेरिटरीज जो थी उसके कंट्रोल में आने लगी, तो जो नेपोलियन था उसने क्या करे, बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, जो फ्रांस में ऑलरेडी थे. थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्ची नेपोलियन हैड, ठीक है, क्या हो रहा था, मोनार्की में क्या हो रहा था, वापस से. पहले तो क्या हुआ था, लुई 16 जो था तब मोनार्की थी. फिर जब क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो मोनार्की क्या हो गई, हट गई. लेकिन जैसे ही क्या आया, वापस से नेपोलियन आया तो मोनार्की क्या आ गई, वापस आ गई. नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. तो क्या हुआ कि इससे जो डेमोक्रेसी थी फ्रांस में वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई. बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरीज प्रिंसिपल. अब ऐसा नहीं था उसने सब कुछ क्या किया था, बुराई किया था, उसने कुछ कुछ अच्छा भी किया था. वो अच्छा किसमें किया था इसने, वो अच्छा किया था इसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, राजकीय कामों में. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट. उसको क्या करना था, जो पूरा सिस्टम था उसको क्या बनाना था, रैशनल बनाना था. और क्या बनाना था, एफिशिएंट बनाना था. रैशनल मतलब क्या बनाना था, उसको इक्वल बनाना था सबके लिए. और एफिशिएंट बनाना था मतलब अच्छा काम करने वाला बनाना था. उसने क्या करा, द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. तो हमने देखा था पहले कि फ्रांस में क्या था, प्रिविलेजेस मिलते थे किस पे, बेस्ड ऑन बर्थ पे. तो नेपोलियनिक कोड ने सबसे पहले क्या करा, उसको हटा दिया. इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. जो क्या था, लॉ के सामने सबको इक्वल बना दिया था और राइट टू प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया था, उसने सिक्योर कर दिया था. These code was exported to the regions under French control. है ना, ये जो कोड थे वो क्या, उनको एक्सपोर्ट कर दिया गया था. एक्सपोर्ट कर दिया गया था मतलब फ्रांस से दूसरी कंट्रीज में भेज दिया गया था. इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. तो अब धीरे धीरे उन्होंने स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी पर भी कब्जा कर लिया था. तो नेपोलियन ने क्या करा था, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उसको क्या कर दिया था, सिंप्लीफाई कर दिया था. नेपोलियन एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, देखिए फ्यूडल सिस्टम होता है कि जो राजा रहता है वो क्या करता है, आपको एक लैंड दे देगा, या जो भी हाई प्रोफाइल लोग रहते थे वो एक जो लो प्रोफाइल लोग रहते थे उनको क्या कर देंगे, एक लैंड दे देंगे और बोलेंगे कि आपको क्या करना है, इस पर ही क्या करनी है, खेती करनी है. खेती करने के बाद जो भी होता था प्रॉफिट, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स कौन रखते थे, वो लोग खुद रखते थे जिनकी क्या होती थी, लैंड होती थी. और इनको क्या मिलता था, बहुत कम पैसे मिलते थे. कौन, किनको, पीजेंट्स को. एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फ
सर्फडॉम एंड मेमोरियल ड्यूज। सर्फडॉम वही होता है फ्यूडल सिस्टम, और मेमोरियल ड्यूज क्या होते हैं कि कुछ जो टैक्स है वो पीजेंट्स को किसको पे करना रहता है, राजा को, उसको आपको क्या कर दिया था, उसने हटा दिया था। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, टाउन्स में भी जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव कर दिया था। पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a new found freedom। तो अब जो क्या हो रहा था, जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, वर्कर्स थे और जो बिजनेसमैन थे, उनको क्या हो रहा था, न्यू फाउंड फ्रीडम उनको बहुत अच्छी लग रही थी कि देखिए भले राजा है लेकिन हमको क्या दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है, जो उनको किस टाइम नहीं मिल रही थी, लुई 16 के टाइम नहीं मिल रही थी। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि क्या है, सबके लिए एक जैसे लॉज होंगे, है ना, सबके लिए एक जैसे स्टैंडर्ड ऑफ वेट और मेजर्स रहेंगे और एक नेशनल करेंसी होगी, तो क्या होगा, उनको किसी भी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के लिए, ले जाने के लिए क्या होगा, आसानी होगी। और जो एक्सचेंज था गुड और कैपिटल का, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या हो सकता है, ईजिली हो सकता है। However, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed। तो जो एरियाज कॉन्कर्ड हुए थे, मतलब जो नेपोलियन ने दूसरे एरियाज को जीता था, वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन थी फ्रेंच रूल को लेके थोड़ी सी क्या थी, मिक्स्ड उनके रिएक्शन थे। Initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as the harbingers of liberty। तो कुछ कुछ सिटीज़ जो थी, जैसे कि ब्रूसेल में, हॉलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, मेंस में, मिलान में, वर्सो में, फ्रेंच आर्मीज़ जो थी उनको किसकी तरह वेलकम कर दिया गया था, उनको किसकी तरह वेलकम करा गया था कि ये लोग तो हमारे लिए क्या बन के आए हैं, फ्रीडम के दूत बन के आए हैं, कि यही है जो हमको क्या दिलाएंगे, फ्रीडम दिलाएंगे। बट द initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। तो जो पहले वो लोग इतने एंथुसियास्ट थे, मतलब जो इतने एक्साइटेड थे, उनको बाद में समझ में आ गया कि ये जो चीज़ है वो उसके क्या हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। कुछ ड्रॉबैक्स क्या हैं कि जो आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम है वो नहीं मिल पा रही थी उनको। किस तरीके से पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी, जैसे कि टैक्स जो था वो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। सेंसरशिप लागू हो गई थी। सेंसरशिप किस तरीके से लागू हो गई थी कि नेपोलियन के बारे में कोई कुछ बुरा नहीं लिख सकता है, ठीक है। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। अब यूरोप को जीतने के लिए उनको क्या ज़रूरत थी, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत थी। तो वो लोग क्या करते थे, ज़बरदस्ती सेना में लोगों की क्या कर लेते थे, भर्ती करते थे। ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो इससे क्या हो रहा था कि जो अच्छी चीज़ें की थी नेपोलियन ने, वो सब क्या हो रही थी, लोगों को दिख ही नहीं रही थी। तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको बताना पड़ेगा कि नेपोलियनिक कोड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे, वो बता दीजिए। और एक और यहाँ पर बनेगा कि जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या क्या किया फ्रेंच को एक यूनाइटेड नेशन बनाने के लिए या नेशन स्टेट बनाने के लिए, ठीक है। और अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें ये पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको ये नेपोलियनिक कोड के आपको बनाने हैं, इसके एडवांटेजेस और इसके ड्रॉबैक्स के आपको बनाने हैं नोट्स। और आपको ये भी बनाना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या क्या किया था फ्रेंच को एक सिंगल नेशन बनाने के लिए। थैंक यू।